Hello everyone, I welcome you back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the lecture 2 part 3. And in this part we are going to discuss the different influence line diagram for various kinds of beams. So before beginning this lecture, this is all about me, a brief introduction. Myself Piyush Sharma and I'm here to help you guys. So let's begin our lecture. अभी तक हमने इन्फ्लुएंस लाइन पढ़ चुके हैं. अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ वो लेक्चर 2 का पार्ट 2 और पार्ट 1 ज़रूर देखें. यहाँ तक मैंने सारा एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट तक का पूरा समझाया है, ट्रेन ऑफ लोड तक का. तो हम स्टार्ट करते हैं इसको. कैंटिलीवर बीम हो तो कैसे इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाया जाए. इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाने के लिए बहुत सिंपल, एक जनरली जैसे मैंने आपको कहा था कि पी लोड जो है हम मूव करेंगे फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बीम. तो यहाँ पे किसी भी एक्स पे कह लो, फिक्स्ड पोर्शन से एक्स पे, और मुझसे कहा जा रहा है ILD बनाओ आर ए का, यानी कि रिएक्शन एट ए का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है. एज पर आर कंसेप्ट म्यूलर ब्रेसलॉस प्रिंसिपल, हमें जो निकालना है जिस पोर्शन पे उसको यूनिटली डिस्प्लेस कर देते हैं विदाउट अफेक्टिंग अदर रिएक्शन पॉइंट्स. तो यहाँ पे कोई और रिएक्शन पॉइंट तो है नहीं. अगर मेरे को ए पे निकालना है तो मैं ए को ऊपर उठाऊंगा तो ये पूरा की पूरा पोर्शन ऊपर उठ जाएगा. यूनिट से मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो पूरा की पूरा उठ गया. तो इसकी वजह से इसका जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है वो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. अब बात करते हैं मूवमेंट एट ए की. अगर आपको मूवमेंट निकालना है तो आपको क्या करना है, यूनिट रोटेशन देना है. तो यहाँ पे मैंने यूनिट रोटेशन दे दिया. यूनिट रोटेशन दे दिया तो पॉइंट बी जो नीचे पहुँच गया और ए वहीं की वहीं है. अब इससे आप मूवमेंट निकालो. यहाँ पी है, ये ऑर्डिनेट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आर ए का इस पॉइंट एक्स की वजह से आपको बेंडिंग मूवमेंट मिल जाएगा. यही तो हमने पूरा की पूरा अच्छे से डिस्कस किया है लेक्चर 2 के अंदर. अब बात करते हैं किसी भी पॉइंट सी की. पैसे ये ILD निकालना है फॉर शेयर फोर्स एट सी. अब शेयर फोर्स एट सी निकालना है तो सी कहाँ पे है, यहाँ पे देखो मैंने सी मार्क करा है, ये रहा पॉइंट. ये वो पॉइंट है जहाँ पे 1 किलो न्यूटन जो है अभी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे. सो अगर आपका 1 किलो न्यूटन सी के राइट में है और ये क्योंकि बी जो है फ्री एंड है इसलिए आप उसका छोटा सा पोर्शन काट के देख लो. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दिखाता हूँ. सपोज करो सी यहाँ पे है और आपने देखा. अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. आप कहोगे ये रहा सर और ये लो सर. तो इस वजह से आपको इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट मिल ही रहा है कि नहीं. तो इसी वजह से यहाँ पे इतने पोर्शन में एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कि लोड यहाँ कहीं भी होगा तो वो एग्जिस्ट करना है. यूनिट लोड लो. अगर आपका लोड सी पॉइंट, सपोज करो ये लोड खिसक गया, सी पॉइंट यहाँ गया. अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, यानी कि लोड सी के लेफ्ट में चला गया तो इसका कोई इफेक्ट तो मिलना ही नहीं है. फ्री बॉडी डायग्राम में देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है सी बी में. इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, फ्री, यानी कि कोई फोर्स आएगा नहीं सी बी में. इसलिए जब लोड यहाँ आएगा तो इन्फ्लुएंस लाइन ऑफ सी बी या पॉइंट सी और द राइट ऑफ सी इज बेसिकली 0. तो इस वजह से ये पोर्शन ऐसा बनता है. तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है. व्हेन 1 किलो न्यूटन इज इन CB we have positive CV, else if load is in AC then 0 shear force effect at C. अब बात करते हैं मूवमेंट एट सी की. मूवमेंट एट सी कैसे निकालना है, सी को वापस ही वो दे दो आप, कितना 1 यूनिट रोटेशन दे दो. तो 1 यूनिट कितना हो, 1 रेडियन हमने दे दिया. अब इधर की साइड आएगा उसका इफेक्ट तो मेरे को कोई लेना देना है नहीं. सी से बी के बीच में जब होगा तो उसका इफेक्ट हम देखने के लिए मूवमेंट को ऐसे रख देंगे. तो आपको बात समझ में आ गई होगी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसी कैंटिलीवर बीम का कैसे बनाना है. ये ज़रूर ध्यान रखना आप जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, लेफ्ट में है, राइट सपोर्ट किया राइट में, तो उसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हो, देख सकते हो. बात करते हैं हम ओवरहैंग बीम की. ओवरहैंग बीम जैसे कि ये है ये अभी भी सिंपली सपोर्टेड. देखो यहाँ पे ये और छोटा सा पोर्शन जो है ओवरहैंग का है. तो मैंने सोचा एक बार ऐसी भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एक बार आपको थ्योरी समझ में आ गई, ऊपर मैंने एक बार न्यूमेरिकल समझा दिया अच्छे से. जब हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा. जैसे कि यहाँ देखो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आर ए. यहाँ पे ए जो है ये है, ये ए, ये रहा रिएक्शन आ रहे. हमने क्या पढ़ा था, एज पर म्यूलर्स ब्रेसलॉस प्रिंसिपल, बिना किसी को रिएक्शन पॉइंट को छुए आप जिस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं उसको यूनिटली डिस्प्लेस कर दो. तो बी पॉइंट को मैं नहीं छू रहा हूँ, ए को मैं यूनिटली डिस्प्लेस कर रहा हूँ. अगर मैं ए को यूनिट डिस्प्लेस करूँगा तो ये जो ए
डी पोर्शन है, या कहूँ ए के बाद जो ये ओवरहैंग पोर्शन है, ये जुड़ा तो इसी सेक्शन से और रिजिडली जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको 1 दूंगा तो ये 1 से ज़्यादा यहाँ पे चला जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ओवरहैंग बीम के लिए। और देख रहे हो यहाँ से हमने इसको ऊपर डिस्प्लेस किया तो इस पॉइंट के अबाउट पाइवोट करेगा और ये पोर्शन जो ई वाला पोर्शन है ये नीचे चला जाएगा। तो हमने इस वजह से इन्फ्लुएंस लाइन इसकी ऐसी बनाई हुई है। अब आपसे कोई कहता है बी, सिमिलरली ए पॉइंट को नहीं हिलाना है, ए के अबाउट पाइवेट कर देते हैं, यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं बी पॉइंट पे, वो भी दे दिया, ये वाला पोर्शन नीचे आ गया और ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया। आप समझ लो एक स्टिक को ए पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हो आप, तो वो स्टिक कैसे रोटेट होगी, वही ओवरहैंग का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है। किसी भी पॉइंट सी, पहले वो देखते हैं सी पॉइंट है किधर हमारा, ये रहा। देखो सी पॉइंट ये रहा, तो हमने जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम पड़ी थी और सी ले रहे थे तो अपन कैसा बना रहे थे, कुछ इस टाइप का बना रहे थे। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ कंटिन्यू करूँगा, बट सिर्फ ये है कि ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल मतलब ए पॉइंट के अबाउट पाइवोट करेगा। तो जैसे ये रोटेट करेगा पॉइंट ए के अबाउट पाइवोट करेगा तो ये बिल्कुल एक स्टिक की तरह रोटेट कर जाएगा। तो आप देख रहे हैं कैसा बन रहा है, और यहाँ पे नीचे चला जाएगा। शियर फोर्स एट सी, यही बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपका शियर फोर्स, अगर आपने लोड, इससे हमें क्या पता चलता है, देखो इन्फ्लुएंस लाइन मैंने समझाया है लेक्चर 1 में, कितना क्लियर समझाया है, स्पेशली उसको टाइम देके। अगर आपने लोड यहाँ लगा दिया तो उसका इफेक्ट हमें सी पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। यहाँ लगा दिया उसके ऊपर सी का इफेक्ट दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो हमें इन्फ्लुएंस लाइन से ही ये चीज़ क्लियर होती है। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है ना कि भाई हमने इस पोर्शन में लोड रखा है, बताओ उसका इफेक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो आप सीधे इन्फ्लुएंस लाइन से सोचो, इन्फ्लुएंस लाइन से उसे विजुअलाइज करो, और कितना इफेक्ट होगा वो तो आपको पता ही है कि लोड इनटू ऑर्डिनेट, और यूडीएल हो तो लोड इनटू एरिया अंडर द यूडीएल। अब बात करते हैं शेयर फोर्स है डी और ई की। तो अब देखो ये जो डी पॉइंट है ये रहा, मैंने आपको अभी अभी जैसे कैंटिलीवर था वही कैंटिलीवर कंसेप्ट उठाया है। ये डी से लेकर ये पॉइंट एंड तक है, इसके अंदर जब भी लोड रहेगा तो हम इसको यूनिटली उठा देंगे, पर जो जैसे ही लोड इसके बाहर जाएगा, ये इसका तो फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ तो इस पर तो कोई लोड रहेगा ही नहीं, इस पोर्शन में तो अब कोई लोड है ही नहीं, क्योंकि लोड तो यहाँ चला गया। तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी वजह से शेयर फोर्स है डी में सिर्फ इतने से पोर्शन के लिए ही यूनिट डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। सिमिलरली पोर्शन ई है वो भी ओवरहैंग है, तो ई के लिए भी ऐसे ही दिखाया हुआ है। अब आपसे कोई कहता है सर मूवमेंट एट सी, भैया हमने जो पढ़ा था उसी को पकड़ के रख रहे हैं कि सर आपका ये जो पोर्शन था इसको हमने यूनिट रोटेशन दे दिया है, और ये अगर ए है ये डिस्टेंस बी है तो ये कितना होता था ए बी बाई एल। अब ये पूरा की पोर्शन रिजिड है, पूरा की पोर्शन वन स्टिक है, ये कितना रोटेट हो गया, यूनिटी से रोटेट हो गया। ये कितना हो गया, यूनिटी से रोटेट हो गया। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में। दिस इज फॉर द मोमेंट C, this is shear force at E, that is shear force at T, this is shear force at C। आज हम बात करते हैं हिंज बीम की। अभी तक जो था बेसिकली मैं आपको सही बताऊं तो मैंने जैसे लेक्चर 2 में बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल लिया, मैं जानता हूँ न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव नहीं था, बट आपको समझाने के लिए मैंने ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल उठाया था और सबसे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल उठाया था, तो उससे आपका बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं ओवरहैंग पार्ट के बाद हिंज्ड बीम्स की। अगर एक हिंज घुसा दिया जाए तो उससे क्या होता है। अगर आप ये देखें प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर में नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे सर आपके, सेट की इनडिटर्मिनेसी कितनी थी 1, यानी कि 1 एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो 1 एक्स्ट्रा इक्वेशन कहाँ से आ गई, हिंज से। तो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा हो गया सर, डिटर्मिनेट हो गया। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अभी तक मैंने डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स का ही कहूँ तो इन्फ्लुएंस लाइन बनाया, इनडिटर्मिनेट का मैं नीचे बना के आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पर अभी तक ये समझ लो ये डिटर्मिनेट ही है। अभी मुझे बोला गया है कि सर आप रिएक्शन एट आर ए निकालो, आर ए का रिएक्शन है तो देखा जाए इसकी नज़र से देखो तुम, तो इसकी नज़र से कैंटिलीवर टाइप है, ए को उठाऊंगा ऊपर उठेगा, ए को उठाया ऊपर उठ गया, पूरा की पूरा उठेगा। अब यहाँ पे हिंज है और बाकी सारी पोर्शन सिर्फ ए उठना चाहिए, बाकी कोई और पोर्शन नहीं उठना चाहिए। तो इसका कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि ये हिंज के अबाउट थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा एंड बी पॉइंट पे वैसा ही वैसा बना रहेगा। अब मेरे से कहती किसी ने आर बी, मैंने कहा था भाई आर बी के डायरेक्शन में आप यूनिट वो दे दो डिस्प्लेसमेंट, आपने कहा ठीक है सर दे देंगे, और किसी पॉइंट पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा, और यहाँ हिंज है तो हिंज के अबाउट ही अपने आप रोटेट कर लेगा। देखा कितना आसान है इन्फ्लुएंस लाइन बनाना, अगर एक बार आप इसका कंसेप्ट समझ जाओ। अब मेरे को किसी ने कहा मूवमेंट एट ए दे दो सर आप, तो मूवमेंट ऑफ ए का क्या कंसेप्ट है सर, रोटेट कर दो उस पॉइंट को यूनिट रोटेशन से या कोई यूनिट रेडियन से।
तो यहाँ पे यूनिट रेडियन मैंने दे दिया इसको नीचे की ओर। तो अब हमें पता है कि सर ये सी पॉइंट जो है हिंज है, ये हिंज आ गया और कोई पॉइंट हिलना नहीं चाहिए, तो बी तक बिल्कुल देखो सीधा सीधा पहुँचा दिया। इतना ईजी हो जा रहा है अगर आप जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, तो इट इज़ अ रियली, मैं कह रहा हूँ, द वन ऑफ द बेस्टेस्ट मेथड टू सॉल्व क्वेश्चंस एंड टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ लोड ऑन ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब देखो एक और लेता हूँ, शेयर फोर्स एट डी। पहले देखते हैं अपन ने डी कहाँ रखा हुआ है। डी है कहीं मैंने रैंडम पॉइंट बना दिया सी बी के बीच में। अपन ने देखा था अगर कोई भी बीम के बीच में आता है तो अपन कुछ ऐसा बनाते थे सिंपली सपोर्टेड के लिए, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही बनेगा। ये देखो ये बना दिया। सिंपली यहाँ पे हिंज था तो हिंज से उठाया, सी पोर्शन को डिफ्लेक्ट किया और बी पोर्शन अपनी जगह पे, ए पोर्शन अपनी जगह पे, हिंज अपनी जगह पे। कितना आसान है, ठीक है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट डी। वापस से वही, यहाँ पे हमें यूनिट रोटेशन देना है, हमने यूनिट रोटेशन दे दिया। और क्योंकि हिंज था तो ए तक तो जाएगा नहीं है ऐसे, है ना, यहाँ हिंज है, ऐसे वाला स्ट्रेट लाइन तो बनना नहीं है, उसकी बजाय ये यहाँ गिरेगा और हिंज से रोटेट करेगा और बी पॉइंट वहीं की वहीं है। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। अब देखो इसको मैं थोड़ा और हार्ड करता हूँ। दो रिएक्शन दे दिए और एक हिंज है। अभी ये डिटर्मिनेट है कि नहीं बताओ, 1 2 3, 3 - 2, सर 1 इसकी स्टैटिक डिटर्मिनेसी हो गई, है ना, और एक हमने हिंज अब दे दिया है तो -1 अब हो गया 0। तो ये क्या है, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 0, क्योंकि नंबर ऑफ रिलीज को भी तो माइनस करूंगा ना, तो उसके बाद क्या हुई 0। ये कैसा है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया। ये भी मैंने डिटर्मिनेसी डिटर्मिनेसी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उस चैप्टर को भी आप देखें, उस लेक्चर को भी देखें। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन एट आर ए। आर ए को उठाना है सर, किसी को भी नहीं हिलाना है रिएक्शन पॉइंट्स को, और आपको, ये डी पॉइंट है, और आपको सिर्फ और सिर्फ ए को यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है। मैंने कहा ओके सर दे देता हूँ। तो बी पॉइंट के बाद पाइवोट करा देते हैं, ए को दे दिया, बी पॉइंट के बाद ये रोटेट करेगा, सो सी रीचेस टू दिस पॉइंट। ये कोई रिएक्शन पॉइंट तो है नहीं, सो हिंज की वजह से ये रोटेट करके वापस अपनी पुरानी पोजीशन ले लेगा, यहाँ पे होना चाहिए था। देखा कितना आसान हो गया। अब बात करता है बी, तो बी को दे दो यूनिट डिस्प्लेसमेंट। बी को यूनिट डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो सी के अबाउट वो रोटेट कर जाएगा और काम हो गया मेरा। ये देखो, और जैसे मैं बी को उठा रहा हूँ, आप सोच रहे होगे सर एक काम करता हूँ मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ उसको। मैं कहूँगा नहीं, अभी अभी मैं चीख रहा हूँ, बहुत टाइम से चीख रहा हूँ कि आप बी को उठाना चाहते हो सिर्फ बी को उठाओ यहाँ पे, क्योंकि ए भी उठ गया है, ए से नहीं हिलना चाहिए, ये ए पे जमा रहना चाहिए सिर्फ, और जो भी डी पॉइंट है इस पे जमा रहना चाहिए। सी तो हिंज है तो वो कैसे भी कर जाए, अपने को बी को करना था, तो अपने पास सिर्फ यही पॉसिबल शेप था इन्फ्लुएंस लाइन के लिए। इस तरीके से सोचो। तो मैंने यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया है पॉइंट बी पे। अब बात करते हैं डी पे, पॉइंट डी ये रहा। अब पॉइंट डी को वापस से अगर आप यूनिटली डिस्प्लेस कर दें, वी गेट दैट पॉइंट। तो आप लॉजिकली सोचेंगे तो सर ऑब्वियसली ये हिंज के अबाउट घूम जाएगा। तो देखो अपने मैंने हिंज के अबाउट घुमा दिया। ये जो ऊपर वाला पॉइंट रेड रेड में डॉट डॉट बनाए हैं आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि ये हिंज है, ये कोई स्ट्रॉन्ग सिंपल सीधी बीम नहीं है, यहाँ हिंज है इसलिए ये यहाँ पे बना रहेगा। ये वाला गलत है, इसलिए मैंने इसको रेड में स्पेशली मार्क करके डिनोट किया कि आपको क्लियरिटी मिले। अगर मैं डिस्प्लेस करूँगा तो कैसे करूँगा, बाकी सारे पॉइंट्स रिएक्शन वहीं रहने चाहिए। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ बी पे। मूवमेंट एट बी मतलब यूनिट रोटेशन एट बी, और बाकी सारे पॉइंट अपनी जगह बने रहने चाहिए। ठीक है सर, किसी भी डायरेक्शन में दे दो, ऊपर दे दो नीचे दे दो, यहाँ ऊपर दे दिया कोई बात नहीं है, तो ऊपर दे दिया तो ये लो, और ये हिंज है तो बाकी सारा पॉइंट अपनी जगह पे बिल्कुल है सर। देखा कितना आसान हो जाता है ऐसे। तो ये तरीका है आपका इन्फ्लुएंस लाइन बनाने का। अगर जैसे मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते रहेंगे और आसान हो जाएगा। और थोड़ा सा और हार्ड करते हैं, ये पहले तो इसकी वो निकालो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एंड 5 -3 प्लस नंबर ऑफ रिलीजेस 2, तो वो +2 एंड -2 कितना हो गया 0। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है सर, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। फिर से एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आ गया, चलो अच्छी बात है, इनडिटर्मिनेट और नीचे मिलेगा हमें। तो ये मैं बता रहा हूँ बार बार, देखो ऐसे हार्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, बट फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ, इससे आपकी क्लियरिटी होगी। आपको इतना ये क्वेश्चन शायद मिल जाए, पर आपको ओवरहैंग के क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी न्यूमेरिकल, वो बहुत आसान है। जैसे हमने जो पिछला लेक्चर देखा है वही कंसेप्ट लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। आपने इन्फ्लुएंस लाइन बनाना सीखना है। स्पेशली ये लेक्चर मैं स्पेशली सिर्फ इसलिए डेडिकेट कर रहा हूँ कि आप इन्फ्लुएंस लाइन बनाना सीख जाएं।
तो अब देखिए आर ए बनाता हूँ। आर ए का कंसेप्ट क्या है सर, यूनिट डिस्प्लेस करना है ए पॉइंट पे, ओके कर दूंगा सर। बाकी सारे रिएक्शन पॉइंट्स अपनी जगह पे ही रहने चाहिए, हमारी कंडीशन तो यही है। ठीक है सर, आपने उठाया यहाँ से, मैं कहूँगा ओके। अगर अपन उठाएंगे जी पॉइंट को वही रखेंगे तो इसका मतलब इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, वही कर दिया, देखो ये आ गया, ये हिंज है, दूसरी हिंज यहाँ पे, अच्छा काम हो गया, दोनों को कनेक्ट कर देंगे। बाकी सी और डी अपनी जगह पे बने हुए हैं कि नहीं, बिल्कुल बने हुए हैं सर, देखा इन्फ्लुएंस लाइन बन गया आर ए का। अब बात करते हैं अपन आर बी का। आर बी पे बनाना चाहते हैं तो सर यूनिट डिस्प्लेस करो, बाकी सारे पॉइंट अपनी जगह पे होने चाहिए। तो सर ये वाला उठाऊं या ऐसे उठाऊं, देखो ये वाला तो उठ नहीं सकता क्योंकि ए का फिर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो ये हटाओ, सिर्फ ऐसे ही उठा सकता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ उठा दिया, देखो ऐसे, यहाँ हिंज है, ये दूसरी हिंज हो गई, तो सी और डी अपनी जगह, ए अपनी जगह, सिर्फ बी हिला यूनिट से, बिल्कुल सही, म्यूलर ब्रेस लॉस प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है सर। अब उसने बोला शेयर फोर्स निकालो सर जी पॉइंट पे। अब ये जी पॉइंट किधर है सर जी पॉइंट ए और बी के बीच में। हमने कैसे पढ़ा था सिंपली सपोर्टेड के लिए, ऐसा कुछ पढ़ा था सर, है कि नहीं। अब ये वाला पोर्शन तो हम कंटिन्यू कर देंगे। अब ये यहाँ से, क्योंकि एक ही पोर्शन है तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पे हिंज मिल जाएगी, हिंज टू हिंज कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से आपको सोचना होता है कि क्या होगा, क्योंकि वो टुगेदरली कनेक्टेड है एक दूसरे से। एक स्टिक ही है, जो स्टिक घूम रही है पॉइंट बी के अबाउट, तो उसका कैसे शेप बनेगा, वो शेप बनाओ, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम अपने आप बन जाएगा। अगला क्या पूछा इसने, मूवमेंट एट जी। मूवमेंट एट जी अपन ऐसा बनाते हैं सर, सिंपली सपोर्टेड के लिए यहाँ यूनिट दे दिया, यूनिट रोटेशन, ये कितना हो गया, ए बी बाई एल हो गया, ए ये हो गया, बी हो गया और एल पूरा हो गया। ठीक है, अब ये क्योंकि कनेक्टेड था तो सर ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे हिंज है, ये लो सर हिंज, सी भी नहीं हिला, डी भी नहीं हिला, इतना मतलब आसान हो गया। मोमेंट एट बी, अब ये बी किधर है, अच्छा बी रिएक्शन पॉइंट है सर, यूनिट रोटेशन देना है बी पॉइंट पर, दे देंगे सर यूनिट रोटेशन, ये लो, क्या दिक्कत है। यों दूं कैसे दूं सर, आप यों ही देंगे और कैसे दे सकते हैं, यूनिट रोटेशन है ना। तो यूनिट रोटेशन बी पॉइंट पे ये दे दिया है, हिंज की वजह से ये आ गया और ये हिंज यहाँ हो गया। अब आप बोलेंगे सर यूनिट रोटेशन दिया है तो ये वाला ऐसे घुमा दूं क्या, मैं कहूँगा नहीं यार ऐसा मत करना, ये रिएक्शन वाले जो होते हैं ना मोमेंट एट बी, ये सिर्फ तुम्हें बताने के लिए हैं, तुम ध्यान रखो, सिर्फ घुमाओ। अगर तुम्हारा फिक्स्ड एंड भी है, चाहे कैसा एंड है, मोमेंट आ रहा है रिएक्शन पॉइंट पे, तो उसको कंटिन्यू मत करो, उसको चलने दो इसी तरीके से। बट जबकि बीच में आता है ना, कहीं सी पॉइंट जैसे बीच में आ रहा है, तब उस मूवमेंट को तुम आगे कंटिन्यू करो। जब रिएक्शन पॉइंट्स के हैं तो मूवमेंट को कंटिन्यू मत करो, यही मैं बोलूँगा। अब मूवमेंट एट जे, इसलिए मैंने देखो एक पॉइंट बीच में भी लिया हुआ है इन दोनों के। अब यहाँ हो गया दोनों तरफ हिंजेस हैं, तो जे पॉइंट का तो आराम से मूवमेंट हमको ऐसा मिल ही जाएगा यूनिटली रोटेट करके, करेक्ट, तो वो मिल ही गया। और ये ए हो गया, इसके लिए बी हो गया, और ये पूरा एल हो गया, तो ए बी बाई एल हो गया। तो आप जब भी देखो रिएक्शन की, जब भी हम बात करेंगे ना, रिएक्शन का मूवमेंट निकालने की बात होगी तो उसको सिर्फ यूनिटली रोटेट किया जाता है। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, करेक्ट, तो उसमें नहीं घबराना है। अगर बीच में आ रहा है तो उसको कंटिन्यू करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है ओवरहैंग के केस में। किधर है वो, ये रहा, ये सी पॉइंट बीच में है। अगर इसने मेरे से मूवमेंट पूछ लिया होता एट, ये जो भी है ए है आई गेस, लेट मी चेक इट आउट, हाँ ए, अगर उसने ए पे मूवमेंट पूछा होता तो मैं कैसा बनाता, इसको ए पे मूवमेंट कुछ ऐसा बनाता कि मैं इसको 1 रेडियन पे रोटेट करता, बाकी फिर अपने आप अपनी जगह पे ये ऐसे बनता, ठीक है ना, ये नहीं बनता, सिर्फ ऐसे बनता 1 रेडियन। और जब बीच में बनाते हैं तो 1 रेडियन यहाँ होता है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। इस चीज़ को दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लेना। इसके प्रूफ वगैरह भी जानना चाहते हो तो बुक खोल के देख सकते हो, और उसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या है, बस इतना मुझे बताना था इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम डिफरेंट सेक्शन के लिए। अब बात करते हैं कि डिटर्मिनेट वर्सेस इनडिटर्मिनेट। अगर आप डिटर्मिनेट का बनाना सीख गए ना, उसी तरीके से सेम इनडिटर्मिनेट का बनता है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, चेंज क्या है, अभी तक आपने देखा एक भी जगह मैंने कर्व नहीं बनाई, सब जगह मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, एक भी जगह कर्व नहीं बनाया। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का होता है वो कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। उस स्ट्रेट लाइन को आप कर्व से रिप्लेस कर दो तो वो इनडिटर्मिनेट की होगी। मतलब नेचर दोनों का सेम ही रहेगा, नेचर तो जो है दोनों का सेम ही रहेगा, सेम शेप काइंड ऑफ थिंग मिलेगी, सिर्फ यहाँ पे वो कर्व होगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। अब एग्जांपल दो सर, तब तो हमको कुछ समझ में भी आए। मैंने चलो एक एग्जांपल ले लिया,
ये डिटर्मिनेट है, सिर्फ इसकी हिंज हटा दूंगा मैं यहाँ से, तो ये इनडिटर्मिनेट हो गया। तो जैसे कि आर बनाना है, आर बनाना था मुझे यहाँ पे, तो यूनिटली डिस्प्लेस, बाकी सब अपनी जगह थे, तो ये हिंज पॉइंट ने ऐसे घुमा के हमको स्ट्रेट लाइन दे दी। ये बनाना सीख लिया है। अब यहाँ पे बनाऊंगा मैं, यहाँ पे भी मैं कहूँगा बी और सी अपनी जगह से नहीं हिलने चाहिए, तो मैंने बी और सी को अपनी जगह पे रखा। इसको ऊपर उठाऊंगा, तो बीइंग अ कंटिन्यूअस पार्ट इट डिफ्लेक्ट्स, अटेन्स अ कर्व एंड टर्मिनेट्स एट पॉइंट सी। देखा कितना आसान है, मतलब जहाँ आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है, यहाँ सिर्फ स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे अब वो कर्व बन गया। अब और थोड़ा सा दिखा दो सर, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऑफ डी, ये देखो डी का भी बना देता हूँ मैं। डी में ये स्ट्रेट लाइन हो गई क्योंकि डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट होगा तो भाई कर्व बना देना। ये देखो ये मैंने कर्व बनाया कि नहीं बनाया। तो आपका सेम जो कंसेप्ट हम डिटर्मिनेट में फॉलो करते हैं उसी को उठाओ और स्ट्रेट लाइन को कर्व से रिप्लेस कर दो। सिर्फ इतना ही आपको जानना है, इतना ही आपको जानना है, इतना ही, सिर्फ इतना ही पता होता बहुत था, फिर भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। क्वेश्चंस में तो ज़्यादा है भी नहीं। अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर ट्रसेस। ट्रसेस का क्या होगा? ट्रसेस के लिए मैंने एक स्पेशल यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट तो आप मतलब याद कर लेना। सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड है फॉर ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल मेंबर। अब देखो ट्रस के अंदर जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है ये कई पोर्शंस में बनाया गया, जैसे कि आप कहोगे ये U1 U2 U3 U4 U5 6 और ये L1 L2 L3 L5 L6 जो है ये सब क्या है? हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं। इसके बाद अपने पास एक ये इंक्लाइन मेंबर है U1 L2 U2 L3, ये जो है इंक्लाइंड हो गए। और एक आप देख रहे हैं U3 L3 U2 L2, ये क्या है? स्ट्रेट है, या यूँ कहूँ वर्टिकल मेंबर है। तो सबसे पहले हम इन्फ्लुएंस लाइन बना रहे हैं और हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, तो यानी कि ये ऊपर वाली लाइन और एक नीचे वाली लाइन, इसका बना रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए मेरा स्टेटमेंट क्या है? मेरा स्टेटमेंट है ऊपर वाला आगे एंड नेगेटिव, या आप याद कर लें नीचे वाला पीछे एंड पॉजिटिव। अब देखो कैसे, अभी ऊपर वाला की बात करते हैं। यहाँ पे देखो जैसे ये इसने लिया है U1 U2, U1 एंड U2 ये टॉप पोर्शन है। अगर मेरा स्टेटमेंट बोले ऊपर वाला आगे एंड नेगेटिव, ऊपर वाला आगे का क्या मतलब है? इसकी जो पीक है ना ये U2 पॉइंट के नीचे है और पूरा की पूरा वहां तक गया और नेगेटिव है। ठीक है, अब जैसे आप बोलोगे सर U2 U3 बना दो, तो मैं कहूँगा ऊपर वाला आगे, तो U3 के नीचे मेरी पीक आएगी एंड नेगेटिव होगा। आया? और U3 U4 में क्या हो जाएगा? U4 के नीचे पीक आ जाएगी, U4 के नीचे पीक आ गई है देखो। उसी तरीके से U4 U5 में U5 के नीचे पीक आ गई। तो ये पीक पॉइंट कौन सा है? ये पीक पॉइंट कौन सा है? ऊपर वालों के लिए आगे वाले सेक्शन पे है। जैसे U4 U5 में आगे कौन सा है? U5 है सर, तो उसके नीचे आप पीक पॉइंट है एंड नेगेटिव। इससे आप जैसे आप बाद में जब बहुत सारी चीज़ें याद करोगे तो आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है। अच्छा पीयूष ने ट्रस पढ़ाया था ILD ऑफ फॉर ट्रसेस, उसके अंदर सर ने बोला था ऊपर वाला आगे एंड नेगेटिव। तो बस आपको ये इतनी सी लाइन याद करते हुए आप मतलब बना लोगे अपने आप ऑटोमेटिकली कि पीक जो है वो आगे वाले के नीचे पॉइंट के नीचे जाएगा। इसलिए जैसे आप U5 U6 बनाओगे तो देखो U5 U6 क्या खाली पड़ा है, क्यों? क्योंकि U6 के आगे वाला पोर्शन तो कुछ है ही नहीं, या यूँ कहूँ इसके नीचे पीक बनाई नहीं जा सकती है, इसलिए U5 U6 आपको याद करना पड़ेगा। जो ये कोने वाला पोर्शन है ना वो खाली रहेगा। अब देखते हैं नीचे वाला पीछे एंड पॉजिटिव। नीचे वाला यानी कि L1 L2 L3 L4 ये जो चीज़ें हैं, हाँ अब आई है, सब कुछ दिख रहा है। तो यहाँ देखो L1 L2 में बोला नीचे वाला पीछे एंड पॉजिटिव। अब पीछे क्या? L1 है, L1 रिएक्शन पॉइंट है, यहाँ पे U6 रिएक्शन पॉइंट था, सर हाथ नहीं लगा सकता, छोड़ दो खाली रहेगा। बात करते हैं L2 L3 की। L2 L3 में नीचे वाला पीछे, तो L2 के ऊपर होना चाहिए। देखो L2 के ऊपर पीक आ गई एंड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। समझ में आ रही है बात? उसी तरीके से L3 L4 नीचे वाला पीछे एंड पॉजिटिव। पीछे कौन सा है? L3 पोर्शन पॉजिटिव गिरा। U4 L4 L5 में पीछे कौन सा है? सर L4 है, ये देखो। L5 L6 में पीछे कौन सा है? सर L5 है, तो इसका पॉसिबल। तो ये हो गया
हॉरिजॉन्टल मेंबर्स का ILD, आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे ना वो सीधे दे देंगे कि ये U5 है, ये U6 है, बताना इनमें से ऑप्शन में ABCD में से कौन सा इसका ILD है, तो आपको टिक करना है। तो वो चीज़ समझाने के लिए मैंने इसको चूज़ किया। बात करते हैं कि ILD फॉर इंक्लाइंड मेंबर्स की। इंक्लाइंड मेंबर कौन से? U1 L2 है, U2 L3 है, U3 L4 है, U4 L5 और U5 L6 है यहाँ पे। अब इसका कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने इसको कैसे याद किया था और कैसे अभी तक मुझे ये याद है, वो यह कि शेयर फोर्स के लिए जो हमने सिंपली सपोर्टेड का बनाया था वो ऐसा बनाया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सडन चेंज था बिल्कुल सीधा एक। यहाँ पे सडन चेंज मत करना, उसको थोड़ा सा वेरी कर देना थ्रू आउट द सेक्शन। इंक्लाइंड मेंबर के थ्रू आउट द सेक्शन में वेरी करना है। जैसे कि यहाँ पे U2 L3 का बनाते हैं, U2 L3, तो यहाँ पे जैसे मैं अगर शेयर फोर्स बनाने जाता तो ऐसा बनता कुछ, यही मैं कहने वाला था। तो यहाँ पे ये तो गया, और जो U2 L3 है इसके अंदर वेरिएशन करा दो और ये पॉजिटिव कर दो। देखा कितना आसान हो गया। अब बात करते हैं U3 L3। U3 L3 का भी यही, U3 तक तो उसको नीचे लेके जाओ और फिर इसका ग्रेजुअली वेरी कराते हुए यहाँ लाओ और फिर पॉजिटिव कर दो। सिमिलरली U4 L4 का हो गया। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे इंक्लाइंड मेंबर्स के लिए हमें डायग्राम बनाना है। अगेन जल्दी से अब देख लेते हैं फॉर वर्टिकल मेंबर्स के लिए मैंने स्पेशली यहाँ बना दिया है, ये देखिए आप। तो जैसे कि कई पोर्शंस है इसमें, U1 L1 का नहीं बन सकता, ये जो एक्सट्रीम है ना, ये दो U6 L6 इन दोनों का नहीं बन सकता है, बाकी सबका बन सकता है। जब भी आप वर्टिकल मेंबर की बात करते हैं ट्रस में, तो आपको सिर्फ जो वर्टिकल मेंबर का लेफ्ट एंड से राइट एंड तक का पॉइंट है ना, वहाँ तक की स्ट्रेट लाइन पीक बनानी है। स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि ट्रस एक डिटर्मिनेट पोर्शन हुआ, क्योंकि हर एक पॉइंट सिर्फ एक्शल कंप्रेशन या टेंशन ले सकता है, इसलिए सारी की सारी इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइंस है। तो U2 L2 का कैसा है, U2 L2 के नीचे पीक और उसके लेफ्ट वाले जॉइंट से राइट वाले जॉइंट तक अटैच करनी है। अगेन U3 L3 का बनाना है, U3 L3 के नीचे पीक और जो लेफ्ट वाला जॉइंट से राइट वाले जॉइंट पे इनको टर्मिनेट कर दो लाइन को ज्वाइन करके। सिमिलरली फॉर U4 L4 एंड सिमिलरली फॉर U5 L5। U5 L5 कैसी होगी, ऐसी होगी। तो दिस इज़ फॉर द वर्टिकल मेंबर। और मैंने जो बोला है वो ये है कि पॉसिबल नहीं है U1 L1 और U6 L6 के लिए। तो ये जितने भी टाइप की आज तक मतलब टिल नाउ, चाहे आप बीम्स की बात करें या ट्रसेस की बात करें, वो सब मैंने यहाँ कवर कर दिया। ऑल यू हैव टू जस्ट डू इज़ टू रीड्रॉ इट, लर्न इट, अंडरस्टैंड इट, और हो सके तो रट भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। अपने को तो सिर्फ ऑप्शन मार्क करने हैं, और इवन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है वो आगे सिर्फ न्यूमेरिकल है। कैसे न्यूमेरिकल करते हैं, वो जो लोड है इनटू ऑर्डिनेट करते हैं, या यूडीएल है तो इनटू एरिया अंडर द यूडीएल करते हैं, इनटू यूडीएल लोड। वो मैंने लेक्चर 2 में ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये थे सारे की सारे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वेरियस स्ट्रक्चर्स। सो this is all from my side in this part, and before I leave, I request you people to subscribe to this channel, because I need your subscription in order to regrow this channel, and share it with your friends. कोई भी suggestion हो, कोई भी feedback हो, please give it to me by commenting it below the video. If you have any question, any query, post it in the comment section. I would love to help you guys in the bestest way possible. Thank you. Thank you very much. God bless you all.